सर्वाइविंग लीजेंड्स के सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। शुरू में पिताजी मेरे बहुत पहले आई थिंक जब वो 12 या 14 साल के रहे होंगे तब वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं और वहाँ से वो मुंबई आए ठाणे में और यहाँ पे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उनका बहुत कम एज में आए और यहाँ पे कोई उनकी जान पहचान के वैसे लोग भी नहीं थे इतने और फिर भी कुछ जो लोग उनके गांव के यहाँ के पहचान के साथ थे उनके साथ उन्होंने फिर अपनी शुरुआत की है। बहुत ही यानी आप ये कह सकते हैं बिना कुछ लिए लेके आए थे। भैंस के तबेले में काम करने से लेकर के जो उनकी शुरुआत रही है और रास्ते पे सोने से लेकर के वहाँ से फिर धीरे धीरे उन्होंने जो अपना कारवा शुरू किया, जो बिजनेस स्टेब्लिश्ड किया यहाँ पे, यानी पूरी लाइफ मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए ही देखा है। मैं आया शुरुआत में नौकरी करता था क्योंकि अपन पढ़ा लिखा था नहीं, तो तबेले में नौकरी करता था पहले दूध के भैंस के। बाद में फिर धंधा शुरुआत किया तो बड़ी कठिनाई आई। ये करते करते मैं सन 75 की बात बता रहा हूँ, मतलब बड़ी संघर्ष जिंदगी निकाला। शुरुआत के दिनों में हम लोग एक्चुअली 2-3 घरों में शिफ्ट हुए यहीं ठाणे के अंदर ही आसपास में, और ऑलवेज हमारी अपब्रिंगिंग एक छोटे से चौल में हुई है और बचपन पूरा वहीं गया, स्कूल एजुकेशन वहीं से हम लोगों ने किया। तो सब कुछ जैसे मुंबई का एक चौल आप देखेंगे तो एक कहेंगे यानी 10 बाई 10 का कमरा है और वहाँ पे ना टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं होता है, सब कुछ कॉमन होता है। भाई बहनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, फैमिली में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था और स्ट्रगलिंग तो थी नो डाउट, सभी लोग देख रहे थे। और घर में एक एक चीज़ों की स्ट्रगल जो होती, छोटी छोटी चीज़ भी लेने के लिए 25 बार सोचना और उस तरह का माहौल था। लेकिन सब कुछ खुशहाल माहौल था, भले कमी थी, तंगी थी, लेकिन खुशहाल और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था सब कुछ। बचपन में एक नॉर्मल जो खर्चे थे, स्कूल की फीस बोलिए या ट्यूशन फीस बोलिए, क्लासेस के फीस बोलिए, वो घर से हमें हमेशा मिला। उसके लिए नो डाउट हमारे माँ बाप ने उसमें कभी कोई कमी नहीं रखी पढ़ाई लिखाई के मामले। वो घर में एक माहौल था कि पढ़ना है, यानी घर में तो ऐसा था कि पिताजी की नाम सुने तो हम बुक लेके बैठ जाते थे, भले कुछ पढ़े नहीं पढ़े, दिखाने के लिए हाथ में बुक होना चाहिए, ये था। पढ़ाई लिखाई में जैसे कहा मैं ठीक ठाक था, लेकिन बाकी चीजों में वही जो आम बच्चों का शौक होता है, साइकिलिंग करना, साइकिल चलाना एक वो था। फिर गलियों में हम लोग गोटी बहुत खेलते थे, क्या बोलते उसको, कंचे गोटी। फिर गली क्रिकेट खेलने में बहुत मैं था, जब भी समय मिला स्कूल घर से निकल गए खेलने के लिए। बचपन सर ऐसा था तो पढ़ने में कोई फेल नहीं हुआ, तो राजेश समझो 10वीं पढ़ा, 10वीं के बाद फिर कॉलेज पकड़ा, बीकॉम किया, बीकॉम कर एमकॉम किया, होटल भी डाला मेरी जगह में, नहीं चली। बाद में फिर ए लाइन में गया। चौल का कल्चर एक मैंने देखा, आज लोग अपनी लाइफ में मस्त है, पड़ोसी को उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन चौल में ऐसा नहीं है। चौल में एक घर में कुछ हुआ तो सबको पता है, दुख के घड़ी में सब खड़े हो जाते थे। ये सबसे बड़ी बात चौल में मैंने देखी, यानी हर काम मिलजुल के करते थे। ये चौल में जो आज जो जीने का माहौल था बड़ा अलग था। मुझे याद हम लोग VCR तभी होता था, वो लगाते थे और बाद वह फिल्में देखते थे, 3-3 4-4 कैसेट्स के ऊपर वो फिल्में चलती थी। तो हमारे बगल में शिवसेना शाखा होता था, तो हम लोग शाखे में हमेशा रहते थे, तो वहाँ पे फिर पर्दे पे पिक्चरें देखना, वो एक चौल का अलग ही, उस 80-85 का कल्चर ही अलग था। जो बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के प्रति, वो चौल में ही मिलेगी। हमारे चौल में भी ऐसे लोग थे, मैंने खुद लोगों को तलवार लेके लड़ते हुए देखा है, वो भी एक माहौल था। और जिस इलाके में हम रहते थे वहां पे इतना भयानक था कि वहां पे सारी देसी दारू की भट्टियां देखे हम लोगों ने, वहां बनती थी। और मेरे कई दोस्त उस चक्कर में पड़ के आज इस दुनिया में भी नहीं है। यानी ये भी भयानक जो चौल के बोले, जिस इलाके में हम, तो उससे लगा हुआ इलाका वो है, आज भी वो है, गांधीनगर कहलाता है वहां पे। तो वो दौर भी था चौल में, लेकिन मैं हमेशा उन लड़कों से दूरी रहा, यानी मैं उनके साथ इतना कभी मिंगल नहीं हुआ। यानी वो एक घर में भी डिसिप्लिन का माहौल था, तो डिसिप्लिन के वजह से पिताजी की एक बोल सकते एक रेस्पेक्टफुली जो दहशत बोलते डर, वो था, ये आज भी है वो। और
उस माहौल में खुद को बचाने का एक ही ये था कि घर में जो संस्कार थे हमारे और जो घर से हमको सिखाया गया, फोकस ऑन योर एजुकेशन, तुमको इस एज में केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। मेरा नाम कुंती यादव है, मैं राजेश की बड़ी बहन। किसी से ज्यादा कभी वो नहीं करते थे, मतलब फालतू बच्चों का तो कभी उन्होंने साथ पकड़ा ही नहीं। और हमारे घर का माहौल भी वैसा नहीं था, ज्यादा शरारत नहीं, ऐसा ज्यादा बात भी नहीं। कॉलेज लाइफ जैसे जब मेरा 10th कंप्लीट में कॉलेज गया तो क्या पढ़ना ये वहीं से कन्फ्यूजन था और मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया और कॉमर्स में पढ़ाई की। क्या पढ़ना है क्या बनना ये नहीं पता था, पढ़ना ये पता था। और बीकॉम करने के साथ साथ फिर उस वक्त मेरे पिताजी ने एक दुकान खरीदी थी और वहाँ पे उन्होंने फिर अपना पुराना बिजनेस डेयरी फार्म वाला चालू किया और मैं कुछ कजिन थे उनके साथ। और फिर मैं कॉलेज करता था, कॉलेज से फिर मैं दुकान पे चले जाता था और मैं दुकान पे बैठने लगा। इवन मैं रात को सोता भी वहीं पे था। फिर मेरा चौल का कनेक्शन धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो गया। फिर वो दुकान, कॉलेज और ऐसे ही मेरा लाइफ चल रहा था। स्ट्रगल तब तक पता चलने लगा क्योंकि उस वक्त जितने भी रेंट आउट किए थे प्रॉपर्टी, मैक्सिमम कोर्ट केसेस चल रहे थे। तो वहां से मैंने दुनियादारी समझना चालू किया और मेरे पिताजी ने कैसे ये सब बनाया, एक छोटे से उठ के यहाँ तक कैसे आए। एक्चुअली आप बोलेंगे मेरे हीरो कौन है तो मैं बोलूंगा मेरे फादर है। पैसे की तंगी एक्चुअली लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब बोलते हैं ना आप सबसे हार जाते। इन द ईयर 98 में, 97-98 की बात है ये, जब ठाणे में टीएमसी ने बहुत बड़े पैमाने पे रोड वाइंडनिंग शुरू की, रास्ते का चौड़ीकरण करना। और जब रोड वाइंडनिंग में क्या हुआ, हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई, यानी करीब 4,500 स्क्वायर फीट, मुश्किल से 400-500 स्क्वायर फीट बची और हमारा पूरा इनकम बंद हो गया। और जो दुकान ली थी ऑलरेडी मेरे फादर के भाइयों ने ले ली, दुकान से इनकम बंद हो गई, यहाँ पे रोड वाइंडनिंग हो गई। वो एक दौर जो था बहुत ही मुश्किल वाला लाइफ था। यानी लिटरली ये कह सकता हूँ कि उस वक्त ऐसा हो गया हम फिर से रास्ते पे आ गए। भाई का एक ऐसा आदत है ना, उनके ऊपर कितना भी कुछ हो जाए ना, कभी ना मतलब अपने प्रॉब्लम ऐसे शेयर नहीं करते। वो आज भी नहीं शेयर करते, खुद ही हैंडल करते हैं। जब हमारी गोदाउन थे जब भी टूट गए थे तो उस समय पापा थोड़े से मतलब डिस्टर्ब थे, तो उसके वजह से पापा बीमार हो गए थे। तो भाई को भी चोट लगी तो वो तभी भाई ने अपना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय पापा का वो देखभाल कर रहे, तो घर की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद भाई ने अपने पैर को ध्यान नहीं देके पापा के लिए किया और फिर उसके बाद फिर भाई ने बहुत पेशेंस बना के रखा और हम सबको संभाला। और एक वाकया आपको बताता हूँ जो हमारे साथ उस वक्त हुई, यानी मेरे पिताजी की वाकया एक्चुअली है। तो उन्होंने जिंदगी भर जो मेहनत की, मुझे याद है उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। और पूरी लाइफ मैंने उनको साइकिल पे देखा है। और जब मैं कॉलेज गया पोस्ट ग्रेजुएट में तब उन्होंने एक स्कूटर, एक वो भी सेकेंड हैंड ली। और पूरी लाइफ मेहनत करने के बाद जो भी बचाया उन्होंने ये कहा मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं। तो जैसे बचपन से यहाँ आए तो गांव में भी कुछ था नहीं हमारे पास, तो गांव में उन्होंने मकान बनाया, बहुत आलीशान मकान, जमीनें खरीदी, खेती खरीदी, सब कुछ किया, ने जो भी पैसा मिला वहां पे ले गए। और मुझे याद है मेरी माँ हमेशा ये बोलती थी तुम अपने बच्चों के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, और आप हमेशा अपने भाइयों के लिए सब करते हो। और एक वक्त ऐसा आया कि अचानक हमें सबसे बेदखल कर दिया गया। यानी गांव में ना हमारी जमीन है ना घर है, जो हम ही ने बनाया और हम ही को नहीं दिए। वो एक वाकया बड़ा दर्दनाक रहा। यहाँ की दुकान भी चली गई और फिर फैमिली के भी झगड़े मैंने देखे, मेरे माँ बाप के भी झगड़े होते थे इसी बात को लेकर। वो दौर बहुत मुश्किल दौर था, यानी ये बोल सकते कि खून के आंसू होने के समान थे। उस वक्त तो मेरे फादर बहुत ही टेंशन में थे, यानी इतने टेंस थे कि मुझे उनको साइकेट्रिस्ट के पास भी लेके जाना पड़ा। एक घटना मेरे घर पे इतनी दुखद घटी कि वापस से एक यू टर्न बोल सकते हैं कि मेरी जो बड़ी सिस्टर थे उनके हस्बैंड यानी मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी एक रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए और उनके 4 छोटे बच्चे, और पूरी जिम्मेदारी हमारी घर पे आ गई, हमारी फैमिली पे, क्योंकि वो भी घर से कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे। तो वो सारा टेंशन एक घर में अलग सा चालू हो गया।
कि एक तो ये इतनी बड़ी विपदा दी थी, उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इतनी ज़्यादा थी। तो ये मैं कह सकता हूँ 97 से लेके 2004 ये जो 6-7 साल रहे, ये बहुत ही हार्ड लाइफ की, यानी बहुत मुश्किल दौर। कि मेरे आने शादी हो गई, शादी के बारे में हमारे पास दोंगा होता है, तो दोंगे में मैं आई जब भी उनकी हालत अच्छी नहीं थी, 10 रुपए भी जेब में नहीं होते थे। काफी दूर दूर तक वो चल के ही जाते थे, पैसे नहीं होने की वजह से। एक्चुअली वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, घर में भी वो 15-15, 20-20 दिन दिखते ही नहीं थे। इतना लाइफ में उनका दिन रात वो कुछ नहीं दिखते थे। पहले से ही हार्ड वर्किंग है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, ये उनका मन में पहले से ही था। जब उनके पास सक्सेस नहीं थी, जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, जब भी। देखिए, इंस्पायरिंग लेजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि घर का माहौल क्या है, ये घर तक ही है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप फ्रेश होते हो, दुनिया को नहीं पता आपके घर में क्या चल रहा है। उस वक्त आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपका जुनून जो होता है वो आपके साथ होता है। एक पूरी फैमिली डिस्टर्ब होने के बावजूद, घर का माहौल इतना खराब होने के बावजूद भी मैं इस बिजनेस को किया। मैं बहुत ही ऐसा जो कहूँगा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ एक्चुअली, देखा जाए तो मैं अपने आप से ही मतलब रखने वाला वैसा हूँ। मैं बहुत कम दोस्त मिलेंगे। स्कूल में भी मैं बहुत डरता। टीचर ने कहा तुमको बुक पढ़ना, तो मैं खड़े होके पढ़ता था, हाथ पैर शेक करते थे मेरे। इतने खड़े होके कैसे पढ़ूं, बैठ के ठीक है पढ़ लेता था। इतना मैं डरने वाला इंसान, यानी स्टेज पे तो बात करना मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं लाइफ में ये कर पाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस में आके धीरे धीरे मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ा। मैं आपके वही इंस्पायरिंग लेजेंड्स के डायरेक्ट सेलिंग को यही बताना चाहूंगा, भैया मेरे जैसा आदमी ये बिजनेस में इतना कुछ कर लेता है। यानी एकदम मैं कहूंगा डायरेक्ट सेल्स के मैं एकदम अपोजिट हूँ। दो में तो मैंने एक चीज सीखा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया केवल पैसों की दुनिया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप नहीं, दुनिया नहीं, घर के लोग भी आपकी जय जयकार करेंगे। अगर नहीं है तो आप किसी काम के नहीं होते। यानी पैसे की अहमियत तब से समझ में ज्यादा आने लगी। और बीकॉम करने के बाद मुझे ये लगा कुछ करियर के लिए हायर एजुकेशन करना है, तो मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया और एमकॉम के साथ में एमबीए की तैयारी करने लगा कि मुझे एमबीए करना है। और उसी बीच फिर कुछ बिजनेस भी करना है। ये माइंड में मेरे पहले से था कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो बिजनेस करने का एक था मेरे माइंड में, बिजनेस करना है। तो मेरा एक दोस्त था जिसने कहा कि उसके पिताजी स्पाइसेस सेलिंग करते हैं, तो मुझे लगा ये काम ठीक रहेगा। फिर हम लोग नवी मुंबई होलसेल मार्केट से मसाले लेके आते थे और यहाँ उसे छोटे छोटे पैकेट में बनाते थे और दुकानों में ले जाके उसे सप्लाई करते थे। और फिर उस समय फोकस यही था कि ये तो टाइम पास कर रहे, अपने को पढ़ाई एमबीए के लिए जाना है, एमबीए करना है। और फिर मैं एमबीए की तैयारी भी कर रहा था और फिर एमबीए के लिए मैं लगा था उसकी तैयारी। एमकॉम तो मेरा चल ही रहा था साथ में। उसके बाद ये पढ़ाई के दौर में मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला इसी वक्त। और एक संडे का दिन, मुझे आज भी वो दिन याद है, और मुझे लेके गया। और वो मीटिंग कहाँ थी, जिस स्कूल में हम लोग पढ़े थे। बोला ये अपने स्कूल में कहीं की मीटिंग है। जो मुझे ले गया उसे भी पता नहीं किस चीज की मीटिंग है। बोला मुझे भी किसी ने बुलाया, तो मैं अकेला जा रहा हूँ, सोचा चल तू भी साथ में चल। और वहां पे एक एनआरआई व्यक्ति आए थे और उस एनआरआई व्यक्ति ने जो बातें बताई वो मुझे बड़ी इंस्पायर कर गई। उनकी एक बात मुझे आज भी याद, बोलते कुछ लोगों की बातें लाइफ टाइम याद रहती है। तो उसमें एक चीज उन्होंने अपने बात बताया, ये ऐसा काम है, कोई सुबह उठ के मुंबई में चाय पी रहा है आपको पैसे आएगा, कोई दिल्ली में सुबह टूथब्रश कर रहा है आपको पैसे आएगा, कोई बेंगलोर में सुबह नहा रहा है आपको पैसे आएंगे। बोला यार ये तो अजीब बिजनेस है, लोग तो नहाएंगे खाएंगे, पैसे तो अपने को आएंगे, इससे आसान काम और क्या हो सकता है। और उस पूरे माहौल में मैं ही एक व्यक्ति था जो बड़ा मोटिवेट था, नहीं नहीं ये काम करना है मुझे। और फिर हमसे पूछा गया कि आपको कौन बिजनेस में बुलाया। मैं बोला ये मेरा दोस्त ये लेके आया। उसको पूछा तुझे कौन बुलाया, और बोलता है उसी को ढूंढ रहा, उसको जो बुलाया खुद नहीं आया, हम दो पागल पहुंच गए उधर। और वहां से भी मुझे डायरेक्ट सेल्स का ये पता चला, हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की। और घर का मैंने कहा उसी वक्त सब सिचुएशन घर की खराब चल रही थी और मुझे लगा यार अब घर की भी हालत खराब है, एमबीए के लिए पैसे देना, फिर 2 साल 3 साल एमबीए करना, 2 साल का कोर्स है, उसके बाद फिर मैं
कुछ दिन जॉब का अनुभव लूंगा तब बिजनेस या जॉब मिलेगी मुझे, और घर की हालत तब तक मैंने कहा बहुत खराब हो चुकी थी, और तब मुझे लगा नहीं अब मुझे यही बिजनेस करना चाहिए, और एमबीए में बाद में कर लूंगा। फिर मैंने एमबीए उस समय सोचा बाद में करूंगा, आज तक वो हुआ ही नहीं, और फिर मैं बिजनेस में आ गया और फिर बिजनेस की लाइफ में रहा। नमस्कार, मैं मृणाल फणसळकर। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना था तो ऐसा था कि ये बिजनेस मुझे करना है, लेकिन कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये पता नहीं था। राजेश यादव सर को मिली, फिर उन्होंने मुझे पूरा बिजनेस प्लान बताया और उन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक मौका है, सुनहरा मौका है, आपने सोचा तो आप कर सकते हैं। तो मैंने भी उसके ऊपर सोचा, मैंने प्लान देखा, उनके मुंह से पूरा प्लान सुना और फिर मैंने भी ये सोच लिया कि चलो ये करके देखते हैं। एक्चुअली उस वक्त कोई ज़्यादा लेडीज़ हुआ नहीं करती थी, तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो मुझे भी ट्राई करने दीजिए। ऐसे करके मैंने राजेश यादव सर को बोला कि यस आई एम इन, मैं ये बिजनेस करूँगी। डायरेक्ट सेल्स मैंने 97 में देखा, जो मैंने कहा, और मैंने शुरू कर दी थी 97 एंड में, और 98 में हमारे घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, और तब तक मैं इस बिजनेस में फुल फ्लैश में उतर चुका था कि नहीं ये बिजनेस बड़ा बेहतरीन, इसमें कहा। और इस बिजनेस को करने की सबसे बड़ी वजह ये थी मैं कि इसमें लागत नहीं लगती है, कम पैसों में बिजनेस शुरू हो जाता है। वो जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे उस वक्त डायरेक्ट सेल्स, जैसे मैंने कहा, तो हम लोग ने उसकी एक फ्रेंचाइजी भी ले रखी थी जहां से हम माल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हम लोग उसे अपने भाषा में पीयूसी बोलते, पिकअप सेंटर। और जब 98 में रोड वाइंडनिंग हुई, सब कुछ टूट गया, और अचानक ये टेंशन नहीं आया अभी पिकअप सेंटर कहाँ लेके जाएंगे, पैसे थे नहीं उस वक्त, और उस कंपनी में हमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं आते थे, हमें फील्ड में जाने के भी पैसे नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ वहां से मैनेज करके फील्ड वर्क करते थे। और सवाल था ये पिकअप सेंटर से थोड़ी इनकम आती थी, बोले ये भी बंद हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो जो हमारी जमीन थोड़ी बच गई थी उसी पे हमने टीन का शेड बनाया, एक पतवे का, उस पतवे के शेड में प्रोडक्ट रखे और वहीं पे से हम लोग बिजनेस करते थे। इनफैक्ट मैं रात को सोता भी वहीं पे था, तो मैं वॉचमैन का भी काम करता था, दिन में बिजनेस भी करता था, यानी सब कुछ मैच था। उस जगह पे भी हम लोग ने बिजनेस किया। आजकल लोग बोलते हैं बिजनेस को दिखाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी कॉन्फिडेंट था कि यार जिसको लेना हो तो आएगा ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहूंगा मेरा पहला डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस टोटली नेगेटिव व फ्लॉप रहा, यानी 2.5-3 साल में मैंने बिजनेस बंद भी कर दिया डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि जो उम्मीद लेके गए तो पैसे नहीं मिले हमें, वहां से कुछ दे दिए थे 2.5-3 साल में। बहुत मेहनत की थी वहां पे, बहुत मेहनत, दिन रात एक किए थे उसके लिए हम लोग, और मिला कुछ नहीं, यानी जो उम्मीद से गए थे। हाँ, लेकिन एक चीज डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज बहुत मिला वहां पे, सीखने को मिला ये बिजनेस होता कैसे है। राजेश बहुत बार मेरे कंपनी के पास आके मुझे मिलता था, हफ्ते में 1-2 बार तो उनकी मुलाकात होती ही थी। इन सारी मुलाकातों में राजेश ने मुझे इस कंपनी के बारे में पूरी तरह कन्विंस किया, और पूरी तरह कन्विंस होने के बाद मैंने ये काम शुरू किया। डायरेक्ट सेलिंग बंद हो गया, अब आगे क्या करना तो पता नहीं। तो मैंने एक छोटा सा होटल चालू किया। उस होटल शुरू करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। उस वक्त एक गवर्नमेंट की स्कीम चलती थी, वो थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसमें से 1 लाख रुपए मिलते थे, बिना किसी कोलेटरल के मिलते थे। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से मैंने 1 लाख का लोन उठाया, और उसमें से फिर मैंने वहां पे एक होटल शुरू किया, लेकिन होटल मुझसे चला नहीं, और मैं उसमें भी लॉस। बोला यार बिना पैसे के कब तक काम करेंगे। और उसके बगल में एक दुकान जो थी उसमें मैंने स्टडी पीसो चालू कर दिया। बोला ये अपन यहाँ पीसो लगा लेते, स्टडी लगा लेंगे और साइड बाय साइड कुछ करते रहेंगे। और उसी वक्त मैं एक LIC का एजेंट भी बन गया। बिना पैसे के जो काम मिला मैंने किया, जैसे LIC एजेंट बना, गैस किट का काम किया, फिर मैं रियल एस्टेट एजेंट बन गया, वहां पे मैंने सब किया। और 2-3 साल मैंने जो कुछ करते बना किया, लेकिन वो भी मेरा चल नहीं पाया। फिर जो मेरे स्टडी पीसों में बैठ के मेरे कुछ पुराने दोस्त थे, उनको मैंने कहा यार डायरेक्ट सेलिंग में अपन 2.5-3 साल दिए, बेकार हुआ, कुछ हुआ नहीं, कंपनी ठीक नहीं मिली। तब तक और कुछ कंपनियों की जानकारी मेरे पास थी,
मैंने कहा क्यों ना हम अपनी कंपनी शुरू करें। वो लोग ने भी मुझे मोटिवेट किया, हाँ राजेश तू कर। तो मैंने खुद की एक कंपनी भी रजिस्टर्ड कर डाली, प्राइवेट लिमिटेड, और बोले चलो काम करते, लेकिन इन कुछ पैसे ही नहीं थे, प्रोडक्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से करेंगे। और वो बिजनेस भी केवल पेपर पे रहा, चालू ही नहीं हुआ। फिर मैं भी जो दोस्त की जगह थी उसको ऑफिस दिखाया था, वो भी बोला यार तेरा कंपनी कब शुरू होगा। मैं बोला अब होगा अब होगा, अब हो ही नहीं रहा है कंपनी। बोला फिर ये मेरी जगह क्या। बोला यार तेरी जगह पे ना एक काम कर, अपन ना यहाँ पे कुछ दुकान करते, कंपनी अब बाद में करेंगे, उसके लिए बड़े पैसे लगते। और फिर हम लोग ने वहाँ पे कुछ गिफ्ट आर्टिकल, कुछ थर्मोवेयर के प्रोडक्ट लाए, वो भी उधारी से लाए। एक वो मैं यहाँ वहाँ से जुगाड़ करने का मैं मास्टर था, जुगाड़ कर लेता था। फिर इसको पकड़ उसको पकड़, या कुछ दिला दे प्रोडक्ट, 2 महीने में पैसा देता हूँ, 15 दिन में देता हूँ। और फिर एक एक बैंक को पकड़ना, बैंकों को मैं 50-50 1-1 लाख के लोन लेने के मास्टर था, और 4-6 बैंकों से उठा लिया। फिर एक कुर्ला में एक पतपेड़ी थी, उधर से मैंने हाईएस्ट लोन उठाए। उस वक्त कुछ उसने 4 लाख का लोन दिया था हमको, वो लोन ले लिए। और फिर हम लोग ने फिर वो दुकान में लगाए, फिर कुछ दिन वो चलाए, वो भी नहीं चला। बार बार क्या करता था मेरे को नहीं पता था। हाँ उधार लिए थे तो थोड़ा थोड़ा अपने को मालूम पड़ा, लेकिन वो पैसा मैंने पेड किया, उसी ने पेड किया। ये सब भगवान ने पार किया। अब कैसे कैसे वो लड़का हैंडल किया अब वही जानता है। बड़े बड़े कॉलेजेस में क्या सिखाते मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये चीज 100% है, आप जो प्रैक्टिकल सीखते हो कोई नहीं सिखाता है। इंस्पायरिंग लेजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब ये दौर थे मेरे, एक एक बिजनेस में मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी काम मेरा चल नहीं रहा था, और मैं सारे बिजनेसेस मेरे फेल हो रहे थे। और उस समय कुछ एक ऐसा वक्त आया जब मुझे कुछ ही नहीं समझ रहा था कि अब आगे क्या करना है, और लाइबिलिटी बढ़ने लगी। मैंने एक चीज देखा कि लोन लेना जितना आसान है और सबसे मुश्किल है उसको रीपे करना। क्योंकि जब आप रीपे करने जाते हो, केवल जो लिए आप वो नहीं देते, आपको इंटरेस्ट भी देना होता है, और इंटरेस्ट जो बढ़ता है ये कई गुना बढ़ जाता है जब आप पे नहीं कर पाते हो। तो ईएमआई मेरे सारे बाकी थे, बकाया थे, ईएमआई नहीं जा रही थी। और उसी वक्त कुछ बीसी चलती थी, बीसी जो यहाँ पे बोलते हैं 8-10 लोग कलेक्ट करके एक मंथ का फंड बनाते हैं, और कुछ 2-4 बीसी से मैंने पैसे उठाए, फिर वो भी मैं समय पे नहीं दे पा रहा था। ऐसे कुछ वो भी पर्सनली यहाँ वहाँ से पैसे उठाए, और वो एक एक पैसे तो बहुत उठा लिए, लाइबिलिटी भी बहुत आ गई, लेकिन बिजनेस कोई सेट नहीं है। और आगे क्या होगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो लाइबिलिटी का एक ऐसा चक्र भी होता है ना, एक बार वो उसमें फंस गए ना तो उसमें से बाहर आना इतना आसान नहीं होता है जितना आप सोचते हो। उस वक्त घर के लोग भी बहुत दुखी थे, परेशान थे, यार अभी घर में दाल रोटी तो चल रही, लेकिन आगे क्या। बहुत ज्यादा टेंस का माहौल था घर में, स्पेशली पिताजी की बात सुनना, उनका हमेशा ये, वो चाहते थे ये सुधर जाए। माँ मैं भी बहुत केयर करती थी मेरा, वो बोलती थी कुछ तो कर। मुझे घर से बोला गया अब तू ना कोई जॉब कर ले, ये सब नहीं होगा। और उसी वक्त शादी की चर्चा होने लगी। वैसे भी हम नॉर्थ इंडियन में शादियां जल्दी होती थी, और उस वक्त मेरे घर से भी मुझे प्रेशर आया। अब उनको भी लगा होगा, जो भी उनको बताए होंगे, अगर शादी कर दे तो लड़का शायद सुधर जाए, लाइन पे आ जाएगा। और उसी बीच जॉब का प्रेशर, और मेरी शादी भी हो गई, और मेरी अरेंज मैरिज रही है। और शादी के बाद अभी तक तो 2 प्रेशर था, अब तीसरा प्रेशर भी आ गया, वाइफ का प्रेशर। एक और टेंशन, तुम कुछ करते क्यों नहीं। बोला मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा है यहाँ पे। और वो फिर एक और झगड़े बढ़ गए, और वो दौर इतना मुश्किल था कि मुझे समझ में नहीं आता था। मैं घर से सुबह निकला तो रात को ही आता था, दिन भर में बाहर भी भटकते रहता था, कहीं पे भी काम हो या ना हो, घर नहीं जाना है। घर जाएंगे तो वही टेंशन, वही माहौल। और इसी बीच फिर जिसके पैसे लिए वो पीछे पड़े, उनका देना है, वो भी आ रहे, उनका भी पैसों की डिमांड है, उनको देने का। बैंकों के ईएमआई बाकी है, बैंक वाले भी आ रहे। तो ये रूटीन हो गई थी, और बहुत मुश्किल दौर था मेरे लाइफ का वक्त। राजेश यादव की उस आदमी के अंदर ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। और मतलब मेरे पहले मुलाकात में मुझे पता कि मैंने उनका इंसल्ट किया था बातों बातों में, लेकिन उन्होंने वो स्माइल देके वो बात को वहाँ पे मतलब कैरी नहीं किया। वो बात को वहाँ पे स्माइल देके बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे लगता है कि उनका जो मूल स्वभाव जो है वही स्वभाव उनको इस इंडस्ट्री में कामयाब बना है। क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी आने के बावजूद भी
कहीं पे भी ईगो नहीं है। और मैंने हमेशा देखा है कि कहीं पे भी जब हम लोग मिलते हैं, कोई मीटिंग्स में मिलते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मिलते हैं, या कई बार मैंने हमारे टीम के लिए उनको इनवाइट किया, प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, तो वो आदमी ने हेल्प करने के लिए कभी ना नहीं कहा। मतलब हमेशा हेल्प करने वाला जो नेचर है वो हमेशा उनका रहा है, जिसके कारण आज वो इस मुकाम पे है। और फिर मुझे न चाहते हुए भी मैंने जॉब करने का सोचा। जिंदगी में पहली बार मैं इतना टूट गया कि मुझे लगा यार अब जॉब ही करना पड़ेगा, अब कुछ ऑप्शन बचे नहीं है। और उसी जॉब के बीच में मुझे एक व्यक्ति मिले, और इनफैक्ट देखिए बोलते ना, नियति आपको कुछ तो देना चाहती है, प्रकृति आपको देती है, भले आपका इम्तहान लेती है, आपसे बहुत सारे कठिनाइयां लाती है, मुश्किलें लाती है, लेकिन अगर आप सच में उसे चाहते हो ना, तो ये नियति प्रकृति सब आपको उस हिसाब से मिला देती है। एक ऐसे व्यक्ति मेरे लाइफ में आए जिनको मैं जिंदगी में जानता नहीं था, और वो मेरे घर पे आए, और वो मुंबई में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लेके आए थे, चेन्नई से, तमिलनाडु से। और उनको मुंबई में ये बिजनेस बढ़ाना था। एक वाकया बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि जब मैं रात को ऑफिस से घर आया लेट नाइट, तो मेरी माँ ने मुझे कार्ड दिया, बोला ये कोई तो एक व्यक्ति आया था तुझे मिलने के लिए, और उसको ये पता था इसको जो भी मिलने आता है किसका कुछ तो उधार लिया रहता है, बैंक वाले यही आते हैं, तो यही कोई आए होंगे। तो उसने मुझे बोली तो किसका किसका पैसा लिया है? बोला क्या हुआ? ये कोई एक मद्रासी आया था तुझसे पैसा मांगने। बोला मैं मद्रास से आया हूं। मैं भी बड़ा टेंशन में, बोला यार मैं उधर गया ही कब मद्रास में, वहां से किसका पैसा लिया हूं? तो कार्ड मैंने देखा तो एक होटल का कार्ड था, पीछे उसने कार्ड में लिखा था प्लीज कम एंड मीट रूम नंबर दिस एंड दिस। और मैं नेक्स्ट डे अपने ऑफिस के काम के लिए निकल गया। फिर मैं रात को जब आया, मैं बोला जाऊं कि नहीं जाऊं, थोड़ा डर भी था, हिचक भी था कि कैसे जाऊं, हो सकता है कोई बैंक वाला या किसी का पैसे वाला कुछ ऐसा होगा जो मुझे ढूंढ रहा होगा, इस बहाने से बुलाया। बोला यार इतने बड़े होटल में क्यों बुलाएगा। फिर मैंने अपने एक दोस्त को लिया, बोला चल जाने की इस होटल में मिलने का है। बड़ा फनी मोमेंट है वो, जब हम लोग गए तो मेरा दोस्त भी डर डर के मेरे साथ, वो भी मेरे जैसा ही हो। बोला यार तू इतने बड़े होटल में पागल है क्या, क्यों आ रहा है, अपना क्या काम है? बोला यार एक कोई आया मिलने के लिए। बोला तुझे कौन मिलेगा इतने बड़े होटल? बोला वही तो मुझे भी नहीं पता। तो हम लोग गए, फिर मैं गया ऊपर, बेल बजाया तो दरवाज़ा खुला, तो मैंने कहा ये कार्ड दे के कोई आया था, मेरा नाम राजेश यादव है। उन्होंने फिर बोला यस यस प्लीज़ वेलकम इनसाइड, और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, बोला आई एम टी दयालन फ्रॉम चेन्नई। फिर उन्होंने अपना पूरा बिजनेस समझाया, और जब बताया तो बोला सर ये डायरेक्ट सेलिंग मैं भी एक बार कर चुका हूँ। और मुझे आज भी याद है, मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि आप कब से कर रहे? तो वो बोले मुझे 1 साल हो गया। बोला सर मुझे छोड़े 3-4 साल हो गया, और मेरा सजेशन आप भी मत करो, एक शुरू में बताते पैसे आएंगे, कुछ आते होते नहीं बाद में। तो बोले नहीं तुम जैसा सोच रहे वैसा नहीं है, मेरा अलग बिजनेस है, ये अलग सिस्टम है, ये है। बोला सब यही बोलते हैं, देता कोई नहीं है, और मैं वहाँ पे 3 साल काम कर चुका हूँ और मुझे कुछ मिला नहीं है, और मेरा सजेशन ये होगा कि आप भी मत करिए। ये मेरी पहली मुलाकात थी, और फिर मैं निकल गया वहाँ से ये बोल के बताऊंगा करके। अब इसमें फॉलोअप होता, मुझे बार बार फिर फ़ोन करने लगे, फिर मैं पहुँच जाता उनके होटल में, और मेरा मकसद यही था यार अच्छे होटल में रुकता है, जाऊँगा चाय वाय पीऊँगा, आधा घंटा यहाँ वहाँ की बातें करूँगा, फिर निकल जाऊँगा, और यही मकसद से मैं जाता था। Don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. Ratan Tata ji said, ups and downs in life are very important to keep us going. Even a straight line in ECG means we are not alive. ऐसा ही एक दोस्त को मिला था, मेरा फर्स्ट प्लान प्रेजेंटेशन इन थाने, एंटायर महाराष्ट्र, वेस्ट इंडिया. He is a role model for zero to hero. Simple, humble, down to earth personality. Great leader, great speaker, great trainer. The one and only, the first crown diamond of my lifestyle, Mr. Rajesh Yadav ji. I salute and hats off to his wonderful achievement and wonderful leadership.
और वैसे ही मेरी उनकी 2-4 मुलाकात में मेरी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन मैंने बिजनेस नहीं किया। और मुझे बहुत समझाते हुए कब ले, मैं बोला भाई तू ही कर, हमारे काम का नहीं है ये। और मेरे पास टाइम होता था और मैं यहाँ वहाँ वैसे भी टाइम पास करता था, घर ज़्यादा नहीं है, तो मैं उनके मीटिंग में चले जाता था। मुझे याद एक मीटिंग में वहाँ पे मेरे मेंटर मिले और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। उन्होंने मुझे बोला तू क्या कर रहा है, मैं बोला सब जॉब कर रहा हूँ। बोले मैं सुना दयाल ने बताया मुझे तू नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुका है, डायरेक्ट सेलिंग। बोला हाँ सर, मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है। और बोले फिर इसका हमारी ये सिस्टम में तू क्यों नहीं करता है। मैंने कहा सर ये मुझे नहीं लगता है मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा लगता है। मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी एक बार फेल हो गया। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी, राजेश देख एक बार फेल होना लाइफ में फेल होना नहीं होता है। हो सकता है उस कंपनी में उस जगह पे तुझे नहीं सक्सेस मिला, तो जरूरी नहीं जिंदगी में हमेशा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को पैसे कमाते देखे और वो मेरे लिए टर्म बोला यार पैसा तो आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कंपनियां ज़्यादा चलती नहीं है, ये कंपनियां पैसे नहीं देती, केवल बताती है। लेकिन यहाँ पे मैंने लोगों को इनकम लेते हुए अपनी आंखों से देखा, जो मेरे साथ बैठे थे, ये अपने मुंबई के लोग थे। यार मुंबई के लोग पैसे कमावे और अच्छे खासे पैसे कमावे, कुछ तो बात है, और क्यों ना एक बार करके देखो। मुझे ये लगा यार इस बिजनेस में पैसे तो नहीं लगाने हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, खरीद के बिजनेस होता है, और वो प्रोडक्ट खरीदना जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है, चलो एक बार मैं भी ले लूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो वैसे भी जुगाड़ करने का मास्टर था। मतलब पैसे तो मैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था बिजनेस मुझे पैसा देगा, और माइंड में कहीं तक ब्लॉक हो गया था कि बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हो सकता, बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बेकार थे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा लोग पैसे कमा रहे हो, बिजनेस करने की जो चाहत अंदर से मरी नहीं थी वो थी, करना है। और मैंने ये सोचा चलो जॉब के साथ करूंगा, अब की बार जॉब भी करूंगा साथ में बिजनेस भी करूंगा वैसे। और फिर पार्ट टाइम में मैंने ये बिजनेस शुरू किया। मैं सब दत्तात्रेय कदम, राजेश जी और हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और जब राजेश जी को मैं मिला तो ऑलवेज हमारी फ्यूचर के बारे में चर्चा होती थी कि जॉब से कुछ होगा नहीं करके, क्योंकि जनरल ह्यूमन बीइंग जॉब के लिए जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और उनका करियर और ड्रीम्स पूरे नहीं होते। तो ऑलवेज राजेश जी एक ही बात बोलते थे, कदम जी कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। और जब हम लोग मिले बिजनेस के मामले में तो 2013 में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दिया एंड ही ब्रेक द आइस, मुझे पूरा कन्वर्ट किया कि बिजनेस को करना है और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे हम लोग। सो ही कन्वर्टेड मी फ्रॉम जॉब टू बिजनेस। और जैसे कि लगान के अंदर एक आमिर खान ने पूरे टीम को साथ में लेके बड़ा अचीवमेंट किया, वो अचीवमेंट करने में राजेश सर का बड़ा हाथ है। और जो मेरा डायमंडशिप है, आई रियली थैंक्स टू राजेश जी, इट्स पॉसिबल विथ हिम ओनली। इंस्पायरिंग लेजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, मैं जब जॉब कर रहा था और उसी वक्त जब मैंने डायरेक्ट सेल्स भी शुरू कर दी थी, और उस वक्त मैंने एक डिसीजन लिया नहीं अब सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा मुझे। और फिर मैं जॉब के साथ धीरे धीरे काम उस बिजनेस में देना शुरू किया। और कुछ दिनों के अंदर ही मैंने ये डिसीजन लिया कि ये बिजनेस में फुल टाइम भी बिल्ड कर सकता हूँ। मैंने जॉब छोड़ा और फुल टाइम बिजनेस में आ गया। अब बोला जो भी करना है इसी में करूँगा। कि जब मैं इस बिजनेस में आया उस अननोन इंसान के साथ, कि ना वो मेरे बारे में ज़्यादा जानते थे ना मैं उनके बारे में जानता था, लेकिन जो हमारी मुलाकातें होते वही उस 1.5-2 साल के बीच में उनके मीटिंग ट्रेनिंग में जाना आना। इसीलिए मैं दर्शकों को ये कहूँगा मीटिंग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो बिजनेस में नहीं हूँ फिर भी मीटिंग ट्रेनिंग में जाता था, भले कोई भी वजह, लेकिन मैं जाता था वहाँ पे और मैं घंटों बैठता भी था, उनकी बातें सुनता था। लेकिन जो मैंने देखा ये यार ये लोग बहुत जेन्युइन हैं और इस इंडस्ट्री में सच में कुछ करना चाहते हैं। उनको तड़प मुझे दिख रही थी, कुछ इंडस्ट्री में करना चाहते। और तब तक मैंने कुछ लोगों के सक्सेस भी देखे थे वहां पे। बोला यार ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरी मैंने देखी। कोई गांव का लड़का है वो यहाँ पे सक्सेस है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है वो यहाँ पे बड़ा सक्सेस है। दयालन से मेरे लिए एक बड़े आइकॉन रहे कि उनको भाषा नहीं आती है, वो आके आदमी मुंबई में बिजनेस कर रहा है जो तमिल और इंग्लिश बोलता है। कि मुझे लगा नहीं यहाँ पे एक मौका है मेरे लिए, और शायद उस ऊपर वाले ने ये बुद्धि दी मुझे, ये समझ दी, हनुमान जी की कृपा रही कि उन्होंने मुझे 1.5-2 साल बाद क्यों ना हुआ समझ दी कि इसके अंदर तू एक वापस से कोशिश कर।
तो मैं आपके इंस्पायरिंग लीजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप जब इस मोड़ पे आते हो, जैसा मैं आया था, तो मैंने वो एक डिसीजन पक्का किया कि ये बिजनेस में ही मुझे आगे जाना है। मेरा गोल बहुत सिंपल था, डे वन से मेरा गोल डिसाइड था इस बिजनेस में। और मैं आपके दर्शकों को ये बताऊं, लोग आते काम करते ये पता ही नहीं क्यों करना चाहते हैं। लोगों को लगता है मैं भी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ गया यानी पैसे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गोल होना चाहिए, क्यों चाहिए पैसा। और मेरा गोल बहुत डिफाइन था, मुझे उस लाइबिलिटी की दुनिया से बाहर आना है बस। अब वो जो करीब करीब एक 24-25 लाख की जो लाइबिलिटी थी, उससे बाहर निकलना, वो मेरा सबसे बड़ा गोल था। और 24 घंटे मेरे बैक माइंड में वही चलता था, भाई इससे मुझे बाहर आना है। शुरू में ऐसा नहीं रहा कि मुझे इमीडिएट सक्सेस मिला, मुझे भी समय लगा सक्सेस लेने में। और सबसे बड़ी बात होगी, डायरेक्ट सेल्स में आपको एक टीम बनाना होता है अपने साथ। जैसे मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, वैसे ही डायरेक्ट सेलर की टीम बनाना, जैसे कुछ लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो तरह से काम है, एक तो आप प्रोडक्ट को बेचते हैं, रिटेल करते, सेल करके पैसे कमा सकते हैं। तो वो रिटेल प्रॉफिट एक लिमिटेड इनकम देती है आपको, आप जितना माल बेचेंगे उतना पैसा आपको आएगा। मैंने एक शैम्पू बेच दिया, पैसा आ गया, एक टूथपेस्ट बेच दिया, पैसा आ गया, मैंने कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बेच दिए, पैसे आ गए। रिटेल करना, आपको प्रोडक्ट नॉलेज है, आप कर सकते हैं और कुछ पैसे बना सकते हैं। इनिशियली दौर में रिटेल बहुत जरूरी है। रिटेल से आपकी डेली के एक्सपेंसेस निकलते हैं या छोटी आमदनी आप कर सकते हैं जो इंस्टेंट पैसा दे। और एक दूसरा होता है जो आप डिस्ट्रीब्यूटरों का नेटवर्क बनाते हो, लेकिन नेटवर्क बनाने में डिस्ट्रीब्यूटरों का ये समय लगता है। और मुझे ये पता था कि नेटवर्क बनाऊंगा तो लाइफ लॉन्ग पैसा देगा मुझे, बड़ा पैसा देगा। अब मैं सर्चिंग करने लगा कुछ लोगों को कि जो मेरे साथ नेटवर्क में एसोसिएट हो। प्रोडक्ट तो कुछ लोग ले लेते थे, लेकिन नेटवर्क बनाना ये बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। और जब मैं अपने लोगों के पास गया बिजनेस लेके, तो मेरे लिए तो वो बड़ा मुश्किल था। मुश्किल ये था कि जब आप जाओगे किसके पास, अपने जान पहचान के पास ही, दोस्तों के पास गया तो दोस्तों ने मुझे सिखाना चालू किया, अरे तू पहले का ये काम करके फेल हो चुका है, अब ये कहाँ इसमें आ गया। रिश्तेदारों के पास गया, बोले तू तो जॉब कर रहा था, तू तो वैसे ही इतना सब कुछ गवा चुका, अभी इसमें क्या कर रहा है। यानी मेरे साथ लोग एसोसिएट नहीं होना चाहते थे। और फिर एक नया चैलेंज था कि लोगों को कैसे एसोसिएट करें। इसलिए बोले इस बिजनेस में मीटिंग ट्रेनिंग बड़ा काम करती है। जब भी मैं इनके मीटिंग ट्रेनिंग में जाता था तो कुछ नई नई चीजें सीखता था। तो मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश करने लगा जो हाई बाई वाले फ्रेंड थे। मुझे याद है जो मेरा पहला व्यक्ति जो मेरे साथ एसोसिएट हुआ और मुझे रेलवे स्टेशन पे मिले, उनका नाम है विलास कदम, बीएसटी में जॉब करते। धीरे धीरे बिजनेस शुरू हुआ वहां से। मेरा नाम दोस्तों किशोर आयरे है और मेरा बहुत बड़ा भाग्य है जो मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर मिस्टर राजेश जी यादव सर हैं। यादव सर का स्वभाव एक हेल्पिंग नेचर है। आज उनके हेल्पिंग नेचर के कारण आज हमारे ग्रुप को बहुत बड़ी हेल्प हुई है। उनके नॉलेज से, उनके गाइडलाइन से आज हमारा जो ग्रुप है ये काफी मतलब एच्योर क्रिएट किए हैं हमारी टीम में। इंस्पायरिंग लीजेंड के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, बिजनेस में आगे आगे बढ़ा तो सबसे बड़ी चीज मेरी सक्सेस की जो मैं मानता हूं ये है कि मुझे अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे, आप ना कोई स्किल सीख सकते हो, ना उस बिजनेस में आपका मन लग सकता है या बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। तो मुझे इस काम में ना बहुत ही, इस काम से एक कहते ना एक मोहब्बत जैसी हो गई थी मेरी। और अब मेरे घर पे भी पूछोगे तो मेरे घर के भी लोग भी यही बोलेंगे, इसको अपने काम से ज्यादा प्यार है, घर के लोगों से नहीं। तो मैं इस काम का एक दीवानापन था वो मेरे अंदर आ गया। तो वो दीवानापन जो था मेरा, मुझसे सब कुछ सिखाया मुझे। लोगों से बात करना, जो लोग ना बोलते उनसे बार बार मिलना, और फिर उनकी बातों को भी, नेगेटिव चीजों को भी कैसे पॉजिटिव लेना। बुरे दौर में भी अच्छी चीजें सोचो। उस अच्छी सोच ने मुझे अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे आज इस नेटवर्क में जितने भी मेरे टॉप लीडर्स हैं, ये कोई भी मेरे पहले के जान पहचान के नहीं है। मेरी पहली एक और डिस्ट्रीब्यूटर है मैडम मोनाल फंसलकर जी, उनसे तो मेरा इत्तेफाक से मुलाकात हुआ। फिर उनको समझाना, ये भले उन्होंने समय लिया, 4 महीने 5 महीने लिए, लेकिन वो 4-6 महीने बाद जो उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो बड़े लेवल पे काम किया। ऐसे मेरे दूसरे एक लीडर है सुनील सागवेकर जी मिले, वो बड़े रेलवे में बड़ी पोस्ट पे जॉब करते हैं, लॉ ऑफिसर है। और
वहां पे इसके अलावा उनको महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का भी एक पोस्ट दिया हुआ था। तो उन्हीं के रेलवे के एक बंदे से मैं भी उनकी मुलाकात हुई और फिर मैंने जब उनसे बात की और फिर धीरे धीरे मैंने उन्हें जब बताया बिजनेस। माई सेल्फ सुनील सागवेकर। आज माई लाइफस्टाइल में मैं एज ए डायमंड हूँ। अगर मेरी लाइफ को जर्नी को देखेंगे तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मेरी लाइफ में ग्रोथ के लिए किसने किया होगा तो है राजेश यादव सर, और उन्हीं की वजह से मैं आज डायमंड बनाऊँ। उनका एक क्वालिटी है जहाँ पे वो है ना लोगों के दिलों में हाथ डालते हैं। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटीज है जो अनमैचेबल है। उनका जो एक रिलेशन बिल्डिंग जो है ना वो अनबिलीवेबल है। और वैसे मेरे एक अच्छे दोस्त है DH कदम सर, वो भी मुझे एक अलग व्यक्ति के थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ जो एक कुरियर सप्लाई करता था। उस कुरियर वाले से मुझे उनका कांटेक्ट मिला, फिर मैंने उनको बिजनेस में लाया। यानी और एक मेरे लीडर हैं जो ब्रिजेश मिश्रा जी है, वो तो इतने दुखी हो गए थे लेकिन सब छोड़ के वो अपने नेटिव मथुरा शिफ्ट हो गए, आश्रम को ज्वाइन कर लिए। और मैं बोला ये क्या रूप बना लिया, आप तो एकदम साधु बन गए, बाबा बन गए। और फिर उनको मैंने वापस पॉजिटिव किया, इस बिजनेस में लाया। और वैसे ही एक शख्स मुझे मिले झांसी के रहने वाले, 2 शख्स थे, अमित शर्मा जी, सोनू राय जी। और फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको बिजनेस में लाया। और ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे मैं नेटवर्क बनने लगे। फिर मेरे कुछ दोस्त आए, मेरा कॉलेज का दोस्त संतोष तिवारी मेरे साथ जुड़ा। फिर मेरे एक और बहुत पुराने मित्र दिनेश देशमुख जी वो एसोसिएट हुए। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कारोबार बनने लगा और लोग मेरे साथ एसोसिएट होने लगे। और जैसे मैंने कहा ना, आपको अपने काम से अगर प्यार है तो आप सब चीज सीख लोगे। और जब उस काम में प्यार है तो आपको मजा भी आता है काम करने में। मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने में बहुत मजा आता है। लोग दुखी होते हैं, यार मैं उसके पास गया, लोगों ने तो मेरा बिजनेस ही नहीं लिया। बोला यही तो मजा है इस बिजनेस का, लोगों के पास जाना, समझाना। ये बोलते ना, ये मेरा कोर रहा, लोगों को बिजनेस का बताना, उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि तू इस बिजनेस में कैसे सक्सेस बन सकता है। ये मैं सीखा यहाँ पे कि कभी भी आप बिजनेस करने जाओ तो अपने प्रोस्पेक्ट से अपनी सक्सेस की बात मत करो, उसे उसकी सपने के बारे में बात करो और उसके सक्सेस की बात करो। तो ये जितने लोग मेरे सानिध्य में आए, मैं उनसे यही बोलता था, सर आप ये बिजनेस करो, आप बताओ आपको क्या हासिल करना है, यहां से मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं उनको बोलता था, आपको काम भी करना पड़ेगा। और मेरे पास जितने लोग थे सब जॉब वाले लोग या किसी ना किसी काम धंधे में, वो सब पार्ट टाइमर। बोला यार पार्ट टाइम ही ये बिजनेस है। एक्चुअली सुबह में नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम में ही किया जाता है और वहीं पे आप सीखते हो बिजनेस। और पार्ट टाइम से जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी थोड़ी टीम बनती, इनकम आती, तब आप फुल टाइम इसे करियर बना सकते हो। और जब हम आए थे इस बिजनेस में, किसी के पास कुछ नहीं था। वी ऑल ऑफ स्ट्रगल। कोई जॉब भी कर रहा था तो खा पी के सुखी था, लेकिन बड़ा अचीवमेंट नहीं था लाइफ में। घर भी किराए का था या छोटा घर था और बड़े सपने थे, 2 व्हीलर पे घूमते थे, कार की सपने देखते थे, लेकिन जॉब से हो नहीं पाता है। जब इन लोगों को मैंने ये बताना शुरू किया और उन कुछ लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग नहीं, ऐसे नहीं मैंने बताया सब आ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत लोग आज तक नहीं आए, लेकिन जो आए उनके साथ मैंने आगे काम करना शुरू किया। बिजनेस में सब कुछ मैं सीखा। यहाँ पे बात करना मुझे कभी नहीं आता था, मैंने सीखा। मुझे स्टेज फियर बहुत था, तो स्टेज पे भले आज अब लोग मुझे देखते हैं यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ देखते हैं, मैं आज हजारों में लाखों में बात कर ले। शुरू में मैं बहुत डरता था बात करना, लेकिन सीखा मैंने धीरे धीरे। 2 लोग 4 लोगों में बात करना, 2 लाइन 4 लाइन बोलना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना शुरू किया। और डायरेक्ट सेल्स के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, वहां से मुझे कुछ नॉलेज मिला। और धीरे धीरे मैं लोगों से सीखा। मैं जितना मैंने अपने सीनियर से नहीं सीखा, अपलाइन लीडर से, उतने जो मेरे टीम एसोसिएट है, जिनको हम डाउन लाइन बोलते हैं, उनको लाइफ लाइन बोलता हूं, उन लाइफ लाइन के लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर मैंने वो सारे बदलाव किए जो इस बिजनेस के लिए जरूरत है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा, जब भी मैं इस बिजनेस में फील्ड में गया, और मैंने कभी उनको बताया भी नहीं कि मेरी पास्ट कितनी मुश्किल रही है। हमेशा ये जानता हूं कि आपकी तकलीफ आप तक ही रखिए, क्योंकि दूसरे को बता के भी कुछ होने वाला नहीं है। लोग वो आपके पीठ पीछे उसका मजाक ही उड़ाएंगे। और हमारे डायरेक्ट सेल्स में लोग तो सक्सेस को फॉलो करते हैं ना। और एक चीज वही जो मैं कहूंगा, मैं लोगों के साथ जो कनेक्ट हुआ, तो मैं इतना डीपली उनके साथ कनेक्ट हो गया कि वो मुझ पे बहुत विश्वास करने लगे। और जब आप किसी को, मैं जानता हूं, आप इनोसेंट होके काम करते, यानी ईमानदारी से,
और आप अपनी कामयाबी नहीं उसकी कामयाबी की बात करते तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। और इस बिजनेस में एक चीज जानता हूं मैं, आपको एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है और मैंने उनके साथ बहुत ही हेल्दी रिलेशन बनाए, अपनापन वाला। और इस रिलेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है आप उनके साथ फील्ड में कितना है। हमेशा बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जान फील्ड वर्क है और ये चीज मुझे समझ में आई। मैंने उनके साथ बहुत फील्ड वर्क किया। यानी किसी ने मुझे बोला रात की मीटिंग है, रात को 12 बजे 11 बजे मैं गया, ये नहीं बोला आऊंगा कैसे। और जाके उनके साथ मैंने वहां पे प्रोग्राम्स किए, लोगों को मिले। आते वक्त फिर ट्रेन नहीं है, वेस्टर्न से लोकल पकड़ के दादर तो आगे, सेंट्रल लाइन की लोकल टाइम खत्म हो गया, पूरी रात दादर स्टेशन पे रुके। मेरा सारा बिजनेस डेवलप मैंने लोकल ट्रेन से किया है और BST बस 6 ऑटो चलती, मैं उसी में बैठता है। पैसे भी नहीं होते थे ऑटो में बैठने के लिए। कम पैसों में फील्ड वर्क करना ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से और बहुत स्ट्रगल उस वक्त भी मैंने किया है। और ये रिलेशन जो फील्ड में लोगों के साथ काम करके जो बनता है ना, वो फिर लाइफ लॉन्ग रिलेशन होता है। तो मैं तो लोगों के घर घर जाके 1 to 1 उनको समझाता था, लोग ले ना ले लेकिन बताना अपना काम है। और वो काम मैं बड़ी ईमानदारी से किया और ऐसा नहीं मैं समय देख के किया, मैं कभी समय नहीं देखा। घर से निकल गया, फिर दिन हो रहा तो फर्क नहीं पड़ता था कब आना है, पूरा जी जान बोलते ना मैंने इसमें लगाया। और फिर वहां से धीरे धीरे हिस्ट्री बननी शुरू हुई। मेरे पर्सनल ऑफिस में और यहाँ से हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि लाइफ हमेशा एक तरह नहीं रहेगी। इट्स लाइक जिग जैग चलेगी, जैसे ECG में आता है या शेयर मार्केट देखेंगे तो उस तरह से लाइफ है। टफ सवाल जो होते हैं लाइफ के, और भगवान उसी इंसान को देता है जो उसे झेल पाए। और उस विपरीत परिस्थिति में आप अपने संयम को मत खोइए, अब अपने हिम्मत को मत खोइए। और जिस काम में आपका जुनून है, जो आपका पैशन है, अगर उस काम से आप सच में प्यार करते हो तो कितनी भी कठिनाई आए उस काम में लगे रहोगे। और मैं उस काम पे टिका रहा, लगा रहा। आज के यूथ स्पेशली मैं कहूँगा, यूथ को आज ना बहुत फास्ट सब चीज़ें चाहिए। उन्हें ओवर द नाइट सब कुछ बदलना चाहते हो और ये पॉसिबल नहीं है। देखिए ये मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आपको हार्ड वर्क तो करनी है। लेकिन राइट डायरेक्शन में जब आप हार्ड वर्क करते हैं तब आप 100% अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। तो उनसे यही कहूँगा, सही प्लेटफॉर्म पे सही सिस्टम के साथ अगर आप लगते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, जैसे मेरी लाइफ में आई। और मुझे याद है एक वक्त ऐसा था मेरी लाइफ का, जहाँ पे हम यहाँ पे अभी बैठे, इससे 10 कदम की दूरी पे एक दुकान है, यहाँ की बहुत फेमस वड़ा पाव है मुंबई का। मैं एक वक्त था पूरी दिन केवल एक वड़ा पाव खा के पूरा दिन निकालता था और काम करने के दीवाने थे भाई। काम करने, परेशानियां नहीं दिखी। ऐसे कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुए। जेब में ज़्यादा पैसे नहीं थे तो उस पैसे से कैसे दिन गुजार ले। तो आज के यंग को मैं यही कहूँगा, आज आपकी हालत क्या उस पर आप मत ध्यान दीजिए। आपका मंजिल क्या है, आपको जाना कहाँ, अगर वो फोकस रखोगे, क्योंकि मैंने लाइफ में हमेशा उस पर फोकस रखा। मुझे जाना कहाँ है, तकलीफें तो है। यहाँ पे आप जितने लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे ये फोटो लगे वॉल ऑफ फेम पे मेरे, इन सब की एक एक कहानी है। ये सब एक तकलीफ की लाइफ में जी रहे थे। इसमें से 2, 4, 10 को छोड़ोगे तो सब प्रॉब्लम की लाइफ में थे। इस बिजनेस में जब मेरे साथ एसोसिएट हुए तो हम लोगों ने जो एक विजन शेयर किया उनके साथ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये माई लाइफस्टाइल का, जिस बिजनेस से आपकी सारी तकलीफें को आप दूर कर सकते हो। सपने हैं वो आप हकीकत में कर सकते हो। तो यही चीज़ मैंने उन्हें बताई और आज ये बड़ी कामयाबी हमें से मिली। जो जीवन में आप पूरा सीखते हो, यानी एक अगर नौकरी पेशा आदमी की बात करूँ तो अगर वो जो 60 साल पूरी लाइफ में सीखता है और इस बिजनेस में आके 5 से 6 साल में सीख सकता है या 10 साल के अंदर, यानी पूरा निचोड़ अगर 6 साल में मिल रहा है, इससे बड़ा माध्यम कुछ नहीं होगा। यूथ के लिए तो बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये।
हमारे कई लीडर्स के बच्चे, उनकी सेकेंड जनरेशन काम कर रही यहाँ पे। जैसे हमारे किशोर भाई, उनके दोनों बच्चे काम कर रहे। गुजरात के हमारे अनिल शुक्ला जी है, उनका MBA किया हुआ लड़का धर्मेश शुक्ला फुल टाइम ये बिजनेस कर रहा है। हमारे N पांडे हैं, उनका लड़का दीपक पांडे जो सेकेंड जनरेशन काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की, हमारे टीम में से कई वाकये हुए जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किया, 2 साल 4 साल 6 साल टीम बनाई, बिल्ड किए, और दुर्भाग्यवश आज इस दुनिया में नहीं है वो। लेकिन हमारे बिजनेस में एक नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, यानी आपके बाद आपका बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। आज वो इस बिजनेस को आगे बढ़ावे और वही इनकम ले रहे जो उनकी फैमिली को आ रहा था। ये कितनी बड़ी बात है, यानी हर किसी के लिए ये बिजनेस है। और आज ये बिजनेस यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू के लिए, सब जगह पे ये फिट ये बिजनेस बैठता है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते आत्मनिर्भर भारत बने, तो ये आत्मनिर्भर बनाने के माई लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मुझे पूरी उम्मीद आने वाले दिनों में माई लाइफ स्टाइल और MIDG वर्ल्ड इस तरह से स्किल करेंगे, इस तरह से लोगों को हम तैयार करेंगे कि ये सब आत्मनिर्भर बने, देश के लिए, समाज के लिए बड़ा काम करेंगे। और हम सब मिलके जो इसका ध्येय है माई लाइफ स्टाइल MIDG का, वो हम पूरा करेंगे इसके माध्यम से। और यही मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ एसोसिएट रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इस बिजनेस से 100% आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।